चलो अभी ये टेस्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिंपल था, और जो अब हम लोग रिवीजन सीरीज में जो टेस्ट अब देख रहे हैं वो सारे एक्चुअली हैं बहुत सिंपल, पर कंप्लीटली बेस्ड अपॉन बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं। तो एक बार केवल गो थ्रू कर लेते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या था, तो हमारी क्लैरिटी बन जाएगी। तो ये एक्चुअली डायरेक्टली टारगेटेड कहाँ पे है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, क्लास 12 CBSE, डायरेक्टली दिस इज़ फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। डायरेक्टली जो बोर्ड के एग्जामिनेशंस होने हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट की डिस्कशन है और बहुत सिंपल था, पर चलो गो थ्रू कर लेते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस थे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि जो ये रिलेशन है, हमें अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव अगर तीनों होगा तो हमें समझ में आता है बड़ा ही बेकार क्वेश्चन था, 10 सेकेंड्स में होना चाहिए था। 10 सेकेंड्स भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पता है कि अगर तीनों है तो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये बिल्कुल बेकार था, देखते ही हो जाना चाहिए था 1-2 सेकेंड्स के अंदर ही। अब इस क्वेश्चन में हमें टर्म क्या गिवन थी, हमें गिवन था कि अगर कोई रिलेशन B माइनस A अगर 3 है और B अगर ग्रेटर देन अगर 6 है, तो इस केस में कंडीशन जो सेटिस्फाई करती है वो क्या बनेगी। तो अब हमें क्लियरिटी है कि जो A और B जो हमें गिवन है डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर्स है, तो B माइनस A को 3 होना चाहिए। तो अब हमें इस केस में हमें बताया गया कि बताओ कौन सा एलिमेंट इसको बिलोंग करता है। ये नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि 4 जो है B ग्रेटर देन 6 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, 5 भी नहीं करता, 6 जो है वो करता है लेकिन ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। इसलिए जो हमारे काम का इस केस में जो पेयर बना वो 6,9 बना। तो हमारा ऑप्शन बन जाता C। और ये भी बहुत सिंपल था, पर चलो खुश होना चाहिए इन सारे क्वेश्चंस को करके। अब इसमें हमें क्या बोला गया कि अगर नंबर ऑफ हमें रिलेशन डिफाइंड ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट हैविंग n एलिमेंट इज, हमें पूछा गया कि अगर इसमें अगर कोई रिलेशन अगर डिफाइन करा गया है, तो अब हमें ये समझ में आता है इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कि जब भी हमें कहा जाए कि कोई रिलेशन अगर डिफाइंड है और हमसे कहा जाए कि मतलब अब हमें कोई किसी ने एक सेट डिफाइन करा ए से ए अगर हमें डिफाइंड है रिलेशन, तो हमसे पूछा गया कि कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो अब हमें क्लियरिटी है, देखो सिंपल सी बात, ये ए है, ये ए है, इसमें n एलिमेंट्स हैं, इसमें भी n एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो A क्रॉस A में एलिमेंट्स बनते वो पेयर कितने बनते, हमें क्लियरिटी है। इस वाले को जोड़ो, यहाँ से n केसेस बनेंगे, नेक्स्ट वाले को जोड़ो, उसके भी n केसेस बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पे एलिमेंट्स बनेंगे, अगर मान लो कि मैं A क्रॉस A में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बना दूँ, तो डायरेक्टली जो पेयर बनेंगे वो हो जाएंगे n इंटू n विच इज़ n स्क्वायर। तो अब जो रिलेशन होता है वो सिंपली A क्रॉस A का कोई एक सबसेट होता है, रिलेशन इसका सबसेट होता है। तो अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n स्क्वायर हैं, तो उसके हमें क्लैरिटी है कि जो उसका पावर सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 की पावर n स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था। हमें क्लैरिटी है कि रिलेशन कैसे बनाओगे, इस वाले सेट में से कुछ एलिमेंट्स को पिक कर लोगे और उसका एक नया सेट बना दोगे। तो इसमें से कितने सेट्स बन सकते थे, कितने सबसेट बन सकते थे, वो डायरेक्टली 2 की पावर n स्क्वायर हो जाता। ये था इसका लॉजिक। तो इसका ऑप्शन बन गया D विद दिस अंडरस्टैंडिंग, और बहुत सिंपल था और होना चाहिए था। हमें दिया गया कि अब x + 2y अगर 8 है, तो अब हमसे सिंपली बोला गया कि इस केस में इसका डोमेन ऑफ R बता दो। डोमेन क्या है, x की वैल्यू, मतलब उन्होंने वैसे यहाँ पे डिफाइन नहीं करा, पर बाय डिफ़ॉल्ट जो डोमेन हमने ले लिया वो x की वैल्यू ले लिया। तो अब हमें क्लैरिटी था कि यहाँ पे x को हमने वो नंबर लेना था जिससे कि जो y है वो भी नेचुरल नंबर आ जाए, y को भी नेचुरल नंबर आना चाहिए था। देखो मान लो मैंने x को 2 डाला, तो x को 2 लिए जाने पे y कितना आता है, y बन जाता है 8 - 2 6/2 3, तो वो बना, ठीक है वो। अगर मैं x को मान लो 3 ले लेता, तो x को 3 लिए जाने पे दिखता है हमें कि जो y है वो नेचुरल नंबर नहीं बनता, इसलिए ये तो रिजेक्ट हो गया, ऑड नंबर वाला ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। तो मेरा ऑप्शन बचा ही है इस क्वेश्चन में, तो ये तो वैसे ही ए हो गया डायरेक्टली, ए, डी नहीं है, ए है, इसका आंसर ए बन जाता। द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी वेयर ए इज़ 1 2 3, ये बिल्कुल बेकार था और ईजिली होना चाहिए था। हमसे पूछा गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, तो अब हमें क्लैरिटी है कि यहाँ जो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स बनते, जो ए क्रॉस बी में जो पेयर बनते वो कितने बनते, सिंपली 3 × 2 विच इज़ 6। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाते, 2 की पावर 6, मतलब जितने नंबर ऑफ पावर सेट बन सकते हैं।
विच इज़ 64। ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा, ये एक तरह से उसी का ही फिर से रिपीटिशन था, पर सेम बात फिर से आगे तो उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए थी। अब ये बिल्कुल बेकार है। आर इनवर्स कैसे हम बनाते हैं? सिंपली हमें क्लैरिटी है कि आर वाला रिलेशन लेके ए कॉमा बी की बजाय हम सिंपली बी कॉमा ए को बना देते हैं। तो अब हमें क्लैरिटी की इस क्वेश्चन में देयर वाज नो ट्रिक। इसमें पहले क्या करोगे, 2x + y बराबर है 9 के, तो पहले तो यहाँ पे r बना लोगे नेचुरल नंबर वाला। अगर मान लो y को मैंने ले लिया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 4, तो एक एलिमेंट 4,1 बनता है, और तो उसका रिवर्स कितना हो जाता है 1,4। तो सिंपली 1,4 तो होना चाहिए था। देखो r इनवर्स में होना चाहिए था ना, ये है r में, तो r इनवर्स में 1,4 होगा। तो मुझे क्लैरिटी है कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, इन दोनों में से कोई ऑप्शन है। देखो मैं जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मेरा हैंडल करने का तरीका नोटिस कर रहे हो कि मैं इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्टली जो ऑप्शन मेरे काम के नहीं उनको मैं रिजेक्ट करता जाता हूँ। मुझे दिख गया कि ये बेकार है, ये बेकार है। क्यों? क्योंकि इसमें 1,4 मिसिंग है। अब ऐसे एक और बना लो तो इसका ऑप्शन साथ में बन जाता, जो कि इस केस में सी बन जाता है। सी इसका आंसर था। ये बिल्कुल बेकार था। x की पावर 4 हमसे पूछा गया कि 1 on 2 है कि नहीं। तो अब हमें x की पावर 4 के केस में वैसे ही क्लैरिटी थी कि ये ना 1 है ना ये ऑन 2 है। ये हमें ग्राफिकली भी पता था कि x की पावर 4 में अगर x को सोचो मैं नेगेटिव नंबर डालूँ, अगर x को -3 डालो तो इसका आंसर 3 की पावर 4 आता है। अगर x को 3 डालो तो भी इसका आंसर 3 की पावर 4 आता है। तो मैनी 1 हो गया। साथ में जो इसका डोमेन, जो इसकी रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी है। कोडोमेन इस केस में ऑल रियल है। तो ये मैनी 1 भी है और ये इनटू भी है, तो इसका ऑप्शन डी बन जाता। दिस इज मैनी 1 एंड इनटू। ये भी बेकार है, डायरेक्टली ये 1 on 2 ही है, जो कि इस केस में 1 on 2 ए बन गया इसका ऑप्शन। ये तो देखते हो जाना चाहिए था, सिंपली लीनियर फंक्शन है ए, डी नहीं है, ए है। देन एफ इज, अब हमें यहाँ पे डिफाइन किया है कि एक फंक्शन डिफाइंड है 257 से 6789। तो अब 2 जुड़ा हुआ है 7 के साथ, 5 जुड़ा हुआ है 9 के साथ, और 7 जुड़ा हुआ है 6 के साथ। तो हमसे पूछा कि ये कैसा है। हमें दिखता है कि 1 तो ये हो गया, ऑन 2 ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस केस में हमें दिखता है कि बी में एलिमेंट 9 आ रहा है। नहीं, बी में एलिमेंट आ रहा है 7, 9 और 6 को छोड़ दो, ये 7, 9 और 6 को अगर हम छोड़ दें तो 8 की इधर कोई प्री इमेज नहीं है, ए में कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए ऑन 2 नहीं है, इन 2 है। तो इसका ऑप्शन ए बन जाता। 9th का डायरेक्टली ऑप्शन ए बन जाता, और बहुत सिंपल था। x³ कैसा फंक्शन होगा, ये भी आपको खुश करने के लिए क्वेश्चन डाले थे। ये कोई राइट बच्चा हो ना, उसका पेपर 15 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए था। x³ मुझे देखते ही समझ में आता है कि ये कैसा है। 1 भी होगा और ये ऑन 2 भी होगा। जो x³ फंक्शन बनेगा वो 1 भी बनेगा और ऑन 2 भी बनेगा। अब इस केस में देखो, ऑन 2 के केस में थोड़ी सी जल्दबाजी में मैं भूल गया। देखो जब ये इंटीजर है तो सारी इंटीग्रल वैल्यूज़ नहीं कवर कर रहा है। देखो नोटिस करना, 1 तो है x³, हमें ग्राफिकली भी समझ में आता है कि x³ 1 है, और अदरवाइज भी अगर चाहो तो वैल्यू लेके भी देख लेते हैं x1³ बराबर x2³ करके। पर ऑब्जेक्टिव में थोड़ी ऐसा करोगे, डायरेक्टली ग्राफ से जज कर लोगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं x को डालता हूँ 1 तो y का आंसर आता है 1, अगर x को डालता हूँ 2 तो y का आंसर आता है 8। जो बीच में इंटीजर हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो किसी भी x की वैल्यू के लिए नहीं आ पा रहे। तो इसकी रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट आ रही है, सबसेट आ रही है ऑफ कोडोमेन। तो उसके बराबर तो आ नहीं रही, इसलिए 1 है लेकिन ऑन 2 नहीं है। तो इसका ऑप्शन बन जाता बी विद दिस लॉजिक, और बहुत सिंपल था। अब हमें ये रिलेशन डिफाइंड है, हमसे पूछा गया कि बताओ ये क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिट। अब देखो इसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए बी बी सी सी डी डी सबको होना चाहिए, वो नहीं है तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव वाला ऑप्शन तो बेकार हो गया। अब हमसे पूछा गया कि क्या ये सिमेट्रिक है, ए बी है तो बी ए है, ए है तो ए है, इसलिए सिमेट्रिक तो है। अब ट्रांजिटिव की बारी आई। देखो अब देखो ट्रांजिटिव में नोटिस करना, अब हमें क्लैरिटी है कि इसमें यहाँ पे ए बी, अब इसको नोटिस करना ट्रांजिटिव के केस में, इसमें ए बी है बी ए है, तो ए को होना चाहिए था, वो है। लेकिन यहाँ पे बी ए है, ए बी है,
तो BB को भी होना चाहिए था। अब यहाँ पे BB मिसिंग है, तो अगर BB मिसिंग है तो यहाँ पे जो बिल्कुल भी इसका लॉजिक ट्रांजिटिव का तो बना नहीं। मतलब यहाँ पे अगर सोचो, अगर जो मेन ये टर्म ही अगर मिसिंग है तो इस केस में ये ट्रांजिटिव तो नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि हमें समझ में आता है जिस बच्चे ने गलती करी होगी वो ये वाली BB को देखना भूल गया होगा। तो इस चक्कर में AB में BB जो साथ में यहाँ पे बेचारी चली गई अपने घर, तो इसलिए ट्रांजिटिव ये नहीं बना पाया। इसका आंसर बन जाता C, 11th का ऑप्शन बन जाता C। नेक्स्ट में हमें कहा कि अगर R कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये कैसा बनेगा। अब हमें समझ में आता है कि अगर उसका इन्वर्स बनाओगे तो वो भी तो इक्विवेलेंस ही बनेगा, क्योंकि सारी कहानी तो वहाँ भी बनेगी। इसका ऑप्शन ये तो डायरेक्टली देखते ही 2 सेकंड में मार्क करना चाहिए था। 2x प्लस मॉड ऑफ cos x, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन मोर ऑफ कह लो कि सॉर्ट ऑफ ग्राफिकल था, पर चलो अब इस केस में हमें क्लैरिटी है कि जो 2x प्लस cos x है, अगर x पॉजिटिव है तो ये 2x प्लस cos x हो जाता। अब इस केस में नोटिस करो, ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन था, बहुत स्पेशल इसमें भी कुछ नहीं था। पर अगर हमें यहाँ पे टर्म अगर गिवन है 2x प्लस मॉड ऑफ cos x, ये देखिए हमसे कहा कि बताओ ये 1 1 है कि नहीं, 1 1 नहीं है, तो एंड सो ऑन। तो एक तरीका क्या था कि सिंपली हमें ग्राफिकली समझ में आता है कि देखो भाई सिंपल सी बात है कि जब x को अगर मान लो मैं इसको y ले लूँ तो जो y डैश अगर मैं बनाऊंगा तो वो आ जाएगा 2 माइनस साइन एक्स। अगर cos x नेगेटिव होता, 2 माइनस cos x होता तो 2 प्लस माइनस साइन एक्स आ गया मान लो ये। और हमें ओरली समझ में आता है बिल्कुल बिना कुछ स्पेशल करे कि जो ये जो फंक्शन है जो 2 प्लस माइनस साइन एक्स जो है वो इस केस में ये हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि साइन एक्स हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो इसका जो f डैश एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव हो गया। तो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 1 1 तो ये हो गया। क्यों? इंक्रीजिंग फंक्शन है और कॉन्टिन्यूस है तो 1 1 तो हो गया। सिंपली x को 0 डालोगे तो cos 0 कितना होता है 1, तो ये इसका कुछ ऐसे का ग्राफ बन जाएगा। अब ये ऑन टू होगा कि नहीं, वो ऑन टू होने के लिए वैसे तो इस क्वेश्चन की टर्म में कमी है, यहाँ पे डिफाइंड होना चाहिए था इस 13th वाले क्वेश्चन में कि इसका डोमेन और कोडोमेन क्या है। मैंने मान लो रियल से रियल बना दिया, तो अगर ये रियल से रियल अगर होता तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के केस में ये एक्चुअली इन दिस केस एक्चुअली ये ऑन टू भी होता, ये 1 1 भी होता और ये साथ साथ ऑन टू भी हो जाता 13th ये। इसमें देखो इस केस में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के केस में ये वाली बात यहाँ पे वैलिड हो पा रही है। केवल एक मुझे एक जगह डाउट कोई उसमें भी कोई डाउट नहीं आ रहा, 2 प्लस माइनस साइन एक्स है तो ये फंक्शन हमेशा, इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा चाहे मॉडल्स जैसे मर्जी बिहेव करे। तो इसका जो ऑप्शन बन जाता वो बन जाता डी, 1 1 भी होता और ये ऑन टू भी होता। एफ एक्स अगर गिवन है हमें कि 1/x है 14th, तो अब हमें डायरेक्टली फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल, देखो एक्चुअली तो 1/x का ना हमें ग्राफ ही आता होता है, ये 1/x का ग्राफ होता है। अगर हम रिकॉल करें तो y इज इक्वल टू 1/x का ये ग्राफ बनता है। तो जो ये जो ग्राफ है वो हमें वैसे ही बता रहा है कि ये फंक्शन है तो 1 1, देखो कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 1। और क्या ये ऑन टू है? अब ऑन टू के लिए इस केस में नोटिस करो कि ये -0 से लेके -∞ तक सारी वैल्यूज़ ले रहा है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक भी सारी वैल्यूज़ ले रहा है, पर बीच में एक वैल्यू 0 मिसिंग है। तो इसलिए ये 1 1 तो हुआ लेकिन ये ऑन टू नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज में कभी 0 नहीं आ पा रहा, रेंज में सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, बस एक 0 नहीं आ रहा। तो इस केवल इतनी सी बात की वजह से जो उसका ऑप्शन बन जाता वो बन जाता बी, ये लॉजिक था। द पीरियड ऑफ द फंक्शन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, अब साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ये तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x/2। अब साइन 2x का साइन x का पीरियड कितना हो जाता है? सिंपली 2 पाई। साइन 2x का पीरियड कितना हो जाता है? वो हो जाता है पाई, श्रिंक कर गया। और जब उसका स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा π/2, हाफ से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका जो ऑप्शन बन जाता वो आ जाता π/2, विच इज़ द बी ऑप्शन। पर ये जो पिछला क्वेश्चन है ना, ये मेरे से डल गया
लेकिन ये बोर्ड्स में नहीं पूछेंगे। तो अगर कोई जो बच्चा बोर्ड स्पेसिफिक काम कर रहा है, अगर मान लो वो इस क्वेश्चन की वजह से फंसा, तो वो इसके लिए वरिड मत हो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड में, ये क्वेश्चन मेरे से डल गया टेस्ट में पर ये बोर्ड में नहीं आएगा, तो उसके लिए वरिड मत होना, ये बेकार है, बिल्कुल बेकार है। इतना सेम इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी करा है, तो अपने आप कर लो, कोई इसमें करके कोई खुशी नहीं है। ये भी बेकार है, बहुत इजी था, होना चाहिए था, हमें गिवन है ये सेट, इसमें पहले देखो सारी अपनी चिड़ियाँ हैं, इसमें 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 भी है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। अब बारी आ गई सिमेट्रिक चेक करने की। अब देखो यहाँ पे 1 3 है तो 3 1 नहीं है, तो 1 3 है 3 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक तो नहीं हुआ, सिमेट्रिक गया, रिफ्लेक्सिव है, तो कौन सा ऑप्शन कहता है। अच्छा अब ट्रांजिटिव को देखो, देखो 3 2 है, 3 2 है, आगे 2 2 है, तो 3 2 को होना चाहिए, वो है। 1 3 है, देखो बड़े काम की बात है, 3 इसमें सारी हमें ना पॉसिबिलिटीज़ बना के देखनी थी। 1 3 है और 1 3 है और कोई आगे कुछ बन ही नहीं रहा, 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 को भी होना चाहिए था, 1 2 इसमें है, 1 2 है। अब 1 2 है या ये बन रहा है, ये ट्रांजिटिव बन रहा है। देखो जब जब याद रखो, जब जब ए आर बी है और बी आर सी है, तब तब ए आर सी को होना चाहिए, ये हमारी डेफिनेशन है। तो इस क्वेश्चन में ये उस सारी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। देखो 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 को होना चाहिए, वो है। ऐसे ही अगर मान लो कोई और बना के देखो, 3 2 है, 3 2 का आगे किसी के साथ कोई ए आर बी है, बी आर सी नहीं है, तब भी ट्रांजिटिव रहेगा, याद रखना, ये बात मैंने कई बार याद कराई है। तो इसका ऑप्शन बन जाता डी, डी इसका ऑप्शन बन जाता। ये बेकार है, सेम तो है, इस तरह के हमने करे हुए हैं, ये करो अपने आप। देखो इस केस में ना केवल इस बात का ध्यान रखना, 18th में केवल जो ध्यान देने वाली बात थी वो ये थी कि जो फंक्शन डिफाइंड है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे है। तो इस केस में हमसे पूछा गया कि ये वाली जो टर्म है, क्या ये सारी अपनी कंडीशंस फुलफिल कर रही है, तो ये 1 1 तो है, सिंपल सी बात, 2x + 3 लीनियर का वो था, 1 1 तो है। तो अब हमने देखना था कि क्या ये ऑन टू है, मतलब जो इसकी रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, y बराबर है 2x + 3 के। तो जब x को 1 डालो तो आंसर कितना बनता है इसका 5, x को 2 डालो तो इसका आंसर बनता है x को 2 डालो तो कितना बन जाएगा 7। तो इस केस में ये बाइजेक्टिव नहीं बना, ऑन टू नहीं बना, क्यों, क्योंकि इसकी जो रेंज आ रही है वो सारी वैल्यूज़ को कवर नहीं कर रही, कोडोमेन के बराबर नहीं आ रही, सारे नेचुरल नंबर्स को कवर नहीं कर रही। जब x को मैं 1 डालता हूँ 2 डालता हूँ, तो इस केस में ये 1 1 तो बना लेकिन ये ऑन टू नहीं बना, तो इसका ऑप्शन बना सी, 18th का ऑप्शन बना सी। और उसका लॉजिक क्या है वो हमने देखा साथ साथ, दस द रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू ऑन अ सेट, ये हमने क्लास में करा हुआ है बहुत बार और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखो जो a ग्रेटर देन और इक्वल टू b होता है, तो अब अगर मान लो अगर a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, ये लाइन सही है कि गलत है, ये लाइन सही है, क्यों, क्योंकि a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या अपने से बड़ा हो या अपने के बराबर हो, तो अपने के बराबर तो है ही है, तो a इज ट्रू फॉर एवरी इन दिस सेट, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है पहली बात। अब बारी आ गई सिमेट्रिक की, इफ ARB इज ट्रू देन BRA शुड बी ट्रू, ये फॉल्स है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमें क्लैरिटी है कि ये अगर A B से बड़ा है तो ज़रूरी थोड़ी कि B ग्रेटर देन और इक्वल टू A ही हो, कभी हो सकता है कभी नहीं भी हो सकता, तो इसलिए सिमेट्रिक हम इसको नहीं बोलेंगे। ट्रांजिटिव ये होगा, देखो A अगर ग्रेटर देन इक्वल टू B है, B ग्रेटर देन और इक्वल टू C है, तो A ग्रेटर देन इक्वल टू C हम लोग कर सकते हैं डिड्यूस, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका ऑप्शन बनता सी। इन कंडीशंस को फुलफिल करता जो ऑप्शन बनता दैट वाज सी। ये इस तरह के, अब ये करा भी हुआ है बहुत बार, ये इस केस में इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, चारों रिफ्लेक्सिव वाले डाल दिए, हमें पता है कि ये इक्विवेलेंस बन जाता होता है।
ये 20th क्वेश्चन में एक्चुअली तो ये मतलब जो राइट ऑप्शन है वो कि ये सारे हो गए, ये सारे हो गए। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज को मार्क करा, या फिर एक्चुअली इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी, आपकी गलती नहीं है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बेकार है। यहाँ पे अगर ऑल ऑफ दीज लिखा होता ना तो फिर ये सिंपल हो जाता। पर चलो, बोर्ड के लेवल के ना टेस्ट डालने भी बड़े टफ से हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव वाले में बड़े इजी डालने पड़ते हैं, सब बेकार बेकार से क्वेश्चंस। ये भी सेम तरह का वैसे का पहले भी करके हटे हैं, 21st वाला भी, ये भी अपने आप करो, कुछ नहीं। 1 2 बट नाइदर रिफ्लेक्सिव। अब ये क्या, आप देखो इसमें क्या है, अब हमें समझ में आता है कि देखते ही पता है कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है भाई, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। तो नाइदर रिफ्लेक्सिव, जो ऑप्शन कहता है रिफ्लेक्सिव उसको तो काट दो पहले, बी और सी तो गलत है। इक्वलेंस भी नहीं हो सकता कि वो रिफ्लेक्शन, वैसे तो ऑप्शन इसका ए बना। देखो मैंने कुछ सॉल्व ही नहीं करा, ये तो अपने आप ही बिल्कुल प्लेट में आके पड़ा हुआ है। P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, 2 पॉलीगन्स हैं जिसमें कि हमें दिया गया कि दोनों की सेम नंबर ऑफ साइड्स हो जाएं। तो अब हमें क्लियर है ये बेकार है, इस तरह के पहले भी तो क्या करा हुआ है। को P1 R P1 तो ट्रू हो जाएगा, एक पॉलीगन के अपने साथ तो सब साइड्स सेम ही होंगी। अगर A R A इज़ ट्रू शुड बी फॉर एवरी है, तो वो P1 और P1 में तो सेम नंबर साइड्स होंगी। P1 R P2 ट्रू है तो P2 R P1 भी ट्रू होगा, और ऐसे P1 P2 ट्रू है, P2 P3 ट्रू है तो P1 P3 भी ट्रू होगा। ये बिल्कुल रद्दी था, पर चलो इक्वलेंस बन गया। 2x, ये अब इस तरह का भी पहले भी करा, 2x + 3 वाला ये सेम है। x², x की पावर 4 वाला करा था, फिर से प्रैक्टिस करे वही आ गया। a डिवाइड b, बेकार, कुछ अच्छा क्वेश्चन नहीं, ये वाला भी क्लास में कराया हुआ है। a - b + √2, ये मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, और ये बहुत साल पहले ये एक्चुअली IIT में भी आया हुआ है। अब देखो इसमें हमें डिफाइंड है कि a - b + √2 को इरैशनल नंबर होना चाहिए, इरैशनल होना चाहिए, इरैशनल। तो पहले तो देखो A क्या ट्रू है फॉर एवरी है। देखो जो जैसे सिखाया गया ना बस वैसे बनाते होते हैं। तो A - A + √2 को इरैशनल होना चाहिए, वो है इरैशनल फॉर एवरी है। तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब बारी आ गई सिमेट्रिक की। अगर A - B + √2 अगर इरैशनल है, अगर है इरैशनल, तो क्या ज़रूरी है कि B - A + √2 भी इरैशनल हो? जैसे आपको मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ, तो उससे ये ना तो रिलेट कर पाओगे। मान लो A है एग्जांपल 2√2, B है √2, तो 2√2 - √2 कितना हो गया? √2 √2 + √2 2√2 हो गया। लेकिन अगर B - A को देखो तो वो √2 - 2√2 हो जाता, वो कितना हो गया? -√2 + √2, वो 0 आ जाता। तो इसलिए अगर A R B ट्रू है तो इस केस में B R A ज़रूरी नहीं कि ट्रू आए, तो इसलिए ये बात नहीं बनी, सिमेट्रिक ये नहीं बना। अब बारी आ गई ट्रांजिटिव की। तो अब हमें ट्रांजिटिव के केस में भी ये क्लियरली समझ में आता है कि इसको बिल्कुल सेम तरीके से बना लो। अगर A - B + √2 अगर इरैशनल है, B - C + √2 भी अगर मान लो इरैशनल है, तो क्या ज़रूरी है कि A - C + √2 भी इरैशनल हो? ये जैसे मैंने यहाँ पे केस बनाया है ना, ऐसे ये वैल्यू डाल के देखोगे तो नज़र आएगा कि ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं बनता, उसका ऑप्शन ए बन जाता। पर इसको बिल्कुल ऐसे केसेस लेके बनाना, कोई एलिमेंट लेके बना लो, जैसे मैंने ये नहीं बनाया √2 और 2√2 डाल के दिखा दिया, ये था इसका सेंस। ये बेकार, बिल्कुल बेकार, खुश करने के लिए क्वेश्चन दिया था। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट 1 2 3 इज। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ना ये काम का है, इसमें अब हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने बन सकते हैं। तो ये लंबा था ये क्वेश्चन में। अब इसमें काम की बात क्या थी, अब हमें समझ में आता है कि हर एक में 1 1 2 2 3 3 तो आना ही आना है। तो अब हमें यहाँ पे बारी बारी टर्म्स को ऐड करके बनाने, केसेस बनाने शुरू कर देने पड़ने थे। तो ये क्वेश्चन इस रीज़न से, केवल एग्जैक्टली इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से काम का था। अब इसमें फर्दर हमने एलिमेंट ऐड करा। अब हमने इसमें ट्राई करा कि चलो एक केस तो ये बन गया, अब इसमें और क्या हो सकता है, तो इसमें वो बनाना था। तो ये बहुत कम ही लेकिन काम का ही था। अब मान लो कि मैं इसमें 1 1 2 2 3 3 में
मैं मान लो सोचूं कि लेट्स अब इसमें कोई एडिशन करने की करें, मान लो मैंने इसमें 1 2 ऐड कर दिया और इसमें 2 1 भी ऐड कर दिया कि सिमेट्रिक बन जाए। तो अब जब 1 2 2 1 ऐड करा तो हमें समझ में आता है कि ट्रांजिटिव के लिए 1 1 होना चाहिए, वो है, 2 2 होना चाहिए, वो भी है। तो इसलिए ये अभी भी ये एक और इक्विवेलेंस रिलेशन बना, देखो फर्स्ट ये बना, सेकंड ये बन गया। तो अब समझ में आता है कि जैसे हमने 1 2 2 1 ऐड करा है वैसे ही 1 3 3 1 कर लो और ऐसे ही 2 3 3 2 कर लो। तो ये थर्ड केस यहाँ से बन जाता, फोर्थ केस यहाँ से बन जाता, ये तो उसमें आते ही आते। अब लेकिन जैसे मैं सोचूं कि मैं 2 पेयर ऐड कर लूँ तो तीसरे वाला बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऐड करना पड़ जाता। तो इसमें फिफ्थ केस क्या बन जाता कि इसमें सारे केसेस बना दो, 1 1 2 2 3 3, फिर 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2, सारे ऐड हो जाते हैं फिर। तो इसलिए जो इस नंबर ऑफ केसेस इस क्वेश्चन में बनते हैं वो बनते 5, ऑप्शन बन जाता है इसका डी। ये भी हमने क्लास में करा हुआ है, उस प्रैक्टिस के लिए था। ये बेकार है, अब ये भी तो करके हटे। ये भी अब जो क्वेश्चन बहुत बेकार है उसको अब डिस्कस नहीं करेंगे। ये वाला भी मैंने क्लास में कराया हुआ है। इस क्वेश्चन में अब जब रेंज निकालोगे, इसकी रेंज कैसे निकालते थे, सिंपली y इन टर्म्स ऑफ, याद है x था, इसमें x इन टर्म्स ऑफ y बना लेते तो ये क्वाड्रेटिक बन जाती, y(x² माइनस x प्लस y इक्वल टू 0। अब इसमें x के रियल होने के लिए इसके डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते, तो 1 माइनस 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता। वहाँ से y आ जाता -1/2 से 1/2, क्लोज ब्रैकेट। डी ऑप्शन बन जाता है इसका। तो ये क्वेश्चन 30, ये वाला भी बहुत सिंपल ही था, पर चलो टेस्ट है तो हमने डिस्कस तो करना ही है क्वेश्चन तो था, लेकिन ये भी बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा, कोई बहुत स्पेशल काम तो नहीं था। अब हमें क्या दिया गया कि एक सेट ए में हैं देयर आर 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज़ 4 एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 4, ये सिचुएशन है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे 1 1 ऑन टू फंक्शन बनाएं तो इन 3 एलिमेंट्स को, सिंपल सी बात कि इसके 3 एलिमेंट्स को यहाँ से हमने कनेक्ट करना है, इसको कहीं भी कनेक्ट करना है, कितने तरीके हो गए 4, नेक्स्ट वाले को कनेक्ट करने के 3, नेक्स्ट वाले को कनेक्ट करने के 2, तो जाता 12 2 ज़ा 24। इसके इसमें नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। तो अगर हमने 1 1 और ऑन टू फंक्शंस बनाने हैं तो वो एक्चुअली इसका आंसर 4 में से कोई 3 सेलेक्ट करके उनको अरेंज करा लेते, 4p3 ही बनता, विच इज़ फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1। 24 ऑप्शन बना इसका, वो यहाँ पे दिया नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन की गलती है, पर इसका जो आंसर बनता दैट वॉज 24। द नंबर ऑफ ऑल 1 1 फंक्शंस फ्रॉम द सेट टू इटसेल्फ। तो अब हमें क्लियरिटी है कि अब सोचो 1 1 फंक्शन बनाने हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में अभी हमने देखा, तो यहाँ पे n एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी n एलिमेंट्स हैं। तो एक तरह से सोचो कि हमने इन n लोगों को इन n चेयर्स पे बिठाना है, रीअरेंज करना है, कितने नंबर ऑफ वेज होते हैं, फैक्टोरियल n, वो ऑप्शन था अपना, सी ऑप्शन बन गया। तो ये बहुत ही सिंपल था। ये ब्रदर, ये हमने करा हुआ है, जो बहुत सिंपल है उनको बार बार नहीं करेंगे। ये मैंने क्लास में भी कराया हुआ है, बहुत साल पहले IIT में भी आया हुआ है। देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनते, यहाँ पे बस a और b है ना, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, इसको जोड़ने के 2 तरीके, अगले वाले के भी 2, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तो 2 की पावर n बन जाते। उसमें से एक केस ऐसा बनता जब ये सारे के सारे जुड़े होते a के साथ, ऐसे एक केस बनता जब सारे के सारे जुड़े होते b के साथ। उन दोनों को माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें ऑन टू फंक्शन चाहिए, तो जिसका ऑप्शन बन जाता दैट वॉज बी। नेक्स्ट है फंक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम z टू z आर बाइजेक्शंस। तो बाइजेक्शंस का मतलब क्या हुआ, 1 1 भी चाहिए और ऑन टू भी चाहिए, इसका ऑप्शन बी बनेगा, देखते ही बी बनेगा। देखो बाकी सब में ना 1 1 होगा, ये भी 1 1 होगा, ये भी 1 1 होगा, ये भी 1 1 होगा, लेकिन ऑन टू नहीं होंगे। कोडोमेन और रेंज को पूरी इंटीजर को कवर करना चाहिए, वो केवल देखो यहाँ पे इसी को में कवर करेगी। x को मान लो मैं डालता हूँ 2, तो y का आंसर 4 आ जाता है। यहाँ पे x को 2 डालोगे तो उसका डबल हो जाता है, तो यहाँ पे ये रेंज में मिस करेगा इंटीजर्स, तो इसका ऑप्शन बी बन जाता। सिंपल था। ये बेकार है, फिर इसका इन्वर्स निकाल दो, रद्दी सा क्वेश्चन है। द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x - 1, क्या बेकार सा तो है।
इसमें सिंपली हमें समझ में आता है कि साइन इनवर्स के अंदर वाले नंबर को 1 से छोटा भी होना चाहिए, तो इसके इसमें ऑप्शन क्या बन गया, सिंपली 1 से 2 दिखता है। पॉजिटिव भी होना चाहिए x माइनस 1 को, साथ में इतना बड़ा भी ना हो जाए कि साइन इनवर्स को बनाने ही ना दे, तो उसका ऑप्शन बन जाता है 1 से 2, विच इज़ द ए ऑप्शन। चलो, दिस इज़ द डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। बहुत ज़्यादा ईजी था और सबका बिल्कुल राइट होना ही चाहिए था। चलो, अब बिल्कुल ऐसे ही सिंसियरली बस इन टेस्टों में अपेयर करो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा साथ साथ। चलो, ऑल द बेस्ट।